न्यूक्लियर फिजन होता फिशन है और रिएक्शन होता है और एनर्जी प्रोड्यूस होता है। ओके करेक्ट। सो द आउटपुट इज एनर्जी, राइट? Energy. हमको एनर्जी चाहिए जो हम लोग उसको अलग अलग काम में अप्लाई कर सके, राइट? Yes. ये देखो ऐसे चलता है न्यूक्लियर रिएक्टर। ये ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल क्या है? कोल है कोल ना? है, यस। दिस इज Yes. नॉन रिन्यूएबल। इट इज द सोर्स ऑफ इंटेंस हीट व्हिच टर्न्स यूज्ड फॉर जनरेशन पावर इन न्यूक्लियर पावर स्टेशन। अंदर से निकला हुआ एनर्जी आप देख रहे हो कैसे वो टरबाइन मूव हो रहा है। Yes. वो Yes. टरबाइन जो मूव हो रहा है ना, हाँ क्या बोल रहे हो बेटा? टीम की वजह से घूम रहा है। टीम की वजह से मूव हो रहा है। द थिंग इज अभी क्या हो रहा है ना, इसकी न्यूक्लियर रिएक्टर की वजह से जो एनर्जी निकल रही है उसके लिए उसको ना हमने उसके आसपास हमने पानी रख दिया। अब पानी जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, वो एनर्जी इतना ज्यादा कि पानी एब्जॉर्ब करती स्टीम बन जाएगा। फिर वो स्टीम से और वो स्टीम इतना हॉट और पावरफुल रहेगा कि वो टरबाइन को मूव करेगा। हम उसको प्रोजेक्ट करेंगे टरबाइन के ऊपर। टरबाइन मूव होगा तो क्या जनरेट होगा? इलेक्ट्रिसिटी या फिर Electricity. गॉट इट? इट्स सो सिंपल है ना? Yes. अच्छा आ जाओ। So it is as good as generating heat in a furnace. See, इसके components कौन कौन से हैं? Fuel elements, moderator and control rods. So fuel elements, moderator and control rods. So ये मैंने last class में आपको समझाया था, but I would like to listen to anyone from you. What is the fuel element I'm talking about over here? Uranium. Uranium Excellent, excellent. 235. The fuel element over here is the actual radioactive element जो reaction करके मुझे energy देगा. Okay. What is Yes. the moderator and control rod? What is the job of moderator and control rod? Sir, to control control the pod से neutrons. barium, steel और cadmium rods. Yeah, but what do they do, beta? The Control neutron the absorb reaction. करते हैं। Excess neutron absorption. Also, to हाँ. moderator क्या करता है? It slows down the speed of the neutron for perfect collision. Yes. Control Yes. chain मैंने देखा था reaction last होता है। class में? Control Yes. chain reaction. हाँ जी, तो ये इनके रोल्स हैं। ये देखो, these fuel elements are thin rods of about 1 centimeter, ठीक है, made up of fissionable nuclei. ये हमको पता है, यूरेनियम फॉर एग्जांपल, ठीक है। द नंबर ऑफ rods will depend कि रिएक्टर कितना बड़ा है, कितना स्पेस अवेलेबल है। Now this region where the fuel elements are is called as the reaction core. ये देखो, moderator is heavy water, D2O. It is, उसका जॉब क्या है? To slow down the neutrons, ताकि proper collision हो और chain reaction initiate Sir, हो। D2O क्या होता D2O is heavy water ना, deuterium, D is deuterium बेटा। है? Yes, yes. ठीक है, ठीक है। So these neutrons, they are bombarded and fission reaction is initiated. ये देखो, आप उसने क्या किया, यूरेनियम की न्यूक्लियस को बॉम्बार्ड किया तो उसमें से 2 डिफरेंट न्यूक्लियाई बने प्लस 3 न्यूट्रॉन्स रिलीज हुए। These 3 neutrons will further go ahead and hit other atoms and produce a chain reaction जिसकी वजह से एनर्जी रिलीज होगा। ठीक है, ये लास्ट क्लास में देखा था बच्चे अपने। Yes. Yes. ठीक है, see, these neutrons are bombarding other nuclei, causing more nuclear fission and producing more neutrons. ठीक है, then they will combine with others or rather bombard others this way. So moderator यहाँ पे काम क्या करता है? ठीक है, it slows down the motion of neutrons so that there is proper collision. अगर ऐसा नहीं होगा रैंडमली तो रिएक्शन बहुत स्लो हो जाएगा। ये अपने को फटाफट फटाफट मूव होगा तो कोलिशंस प्रॉपर्ली नहीं होगा दैट वे। ओके, सो जनरली ऑर्डिनरी वाटर और हेवी वाटर इज यूज्ड बेटा। हेवी वाटर, दिस इज व्हाट आई वाज मीनिंग बाय हेवी वाटर, D2O। ठीक है, ये देखो, वाटर मॉलिक्यूल रहेगा तो कोलिशन होगा, ये होगा, फ्रिक्शन रहेगा, उसका स्पीड अपने आप स्लो हो जाएगा। ओके, these high energy neutrons are slowed down and then they are made to bombard with the fuel elements. ये देखो, okay,
ये कॉन्सेप्ट समझा तुमको? Yes. Yes. Now, then we have control rods in the nuclear reactor. कंट्रोल रॉड्स क्या करेंगे? अभी कैसा हो गया, हर एक कोलिजन के बाद ना 3 न्यूट्रॉन्स निकल रहे हैं। अभी इतना ज्यादा निकलेगा तो इतना अनकंट्रोलेबल रिएक्शन हो जाएगा कि ये फट सकता है, राइट? सो व्हाट कंट्रोल रॉड्स डू इज दे एब्सॉर्ब एक्सेस न्यूट्रॉन्स so that the reaction can be controlled. It should not go out of hand. ऐसा। Yes. कितना रॉड यूज किया जाता एक्सेस या स्पेयर न्यूट्रॉन्स को वो काबू में कर लेता है ताकि ज्यादा फिशन रिएक्शन ना हो। So control rods are made up of either boron or cadmium or even lead. ठीक है? They can be removed and replaced from time to time. Okay, it is very, you have to be done it very carefully. अब देखो, these are the components of the nuclear reactors. ठीक है? Shield, it is enclosed in the shield made up of thick concrete wall, very important. Then you have a heat exchanger mechanism, as you can see over here. Now, can you see that yellow thing going? Yes. Okay, that enormous amount of heat is passed through water, which turns into steam. This steam is used to rotate the turbine. ठीक है? अच्छा, आप देखो स्टीम यहाँ पे जो उसको मूव कर रहा है, वो मूव करने के बाद वो स्टीम है। अब वहां पे टेम्परेचर कम है तो स्टीम क्या हो जाएगा? वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। Yes. Yes. Same water can be put back again and it can be recycled. समझ रहे हो? समझ रहे हो? Yes. हाँ. ठीक है? This is how successfully we are generating energy in a nuclear reactor. समझ में आया? How do we generate electricity from a nuclear reactor? उसका composition, how it is working, and how the energy produced out of fission is converted into steam and which is used to rotate the turbine in order to produce electricity. Yes. सगळ्यांनी कळालं? Yes. 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 Okay. Okay. Now, a more important application of radioactivity, it is, have you heard of something called as carbon dating or carbon dating? Yes. What do you mean by that? Determining the age Fossils का कितना by पुराना है वो converting पता चलता है। फॉसिल का कितना लाइफ टाइम है वो पता चलता है, राइट? Yes. 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 yes ओके। सर वो रेडियो एक्टिविटी पे काम करता है। वो Carbon नाइट्रोजन का 14 एक use रेडियो किया था। आइसोटोप और कार्बन का Carbon रेडियो आइसोटोप 14 में इंटरकन्वर्जन होता है। Hello? Can you guys hear me? Yes. yes Okay. ये देखो, मेट्रिक या फिर रेडियो कार्बन डेटिंग। तो क्या होता है? रिमेंबर आई टॉट यू अ कॉन्सेप्ट ऑफ हाफ लाइफ। Yes. yes कि इनके हाफ लाइफ होती हैं। Yes. अच्छा, every radioactive element has its own specific half life. What is the formula to find out half life? हाफ लाइफ का फॉर्मूला सिखाया था ना, T half is equal to 0.693 upon lambda। 0.693 upon lambda। सब भूल जाओ बेटा, सब भूल जाओ, ठीक है? तो ये एंशियंट रॉक्स, ये एंशियंट फॉसिल्स, फिर क्या बोलते हैं इन सब का ना एज, ये लोग बोलते हैं ना ये 200 साल पुराना चीज है, ये 200 साल पुराना घर है, 200 साल पुरानी लकड़ी है एंड ऑल, ठीक है? कि ये कोई इंसेक्ट अगर मिला किसी फॉसिल में तो बोलते हैं कि इसकी उम्र इतनी हो सकती है। तो हम लोग कैसे करते हैं वो? वी डू इट विद द हेल्प ऑफ रेडियो कार्बन डेटिंग या रेडियोमेट्रिक डेटिंग, ठीक है? नाउ हाउ एग्जैक्टली डज दिस वर्क? ये कैसे काम आता है?
तो the basic thing which we know is that there is a small transmutation happening in the environment. Nitrogen is being converted to carbon, and this carbon is introduced in the human life cycle through plants and direct consumption. ठीक है, तो जब तक हमारी बॉडी में क्या होता है ना, कार्बन के दो आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 14 एंड कार्बन 12, कार्बन 13 ऐसा। तो इनका एक रेशियो, जब तक हम जिंदे रहते हैं, हम वर्ड्स जो भी बोल रहे हैं, जब तक हम जिंदा रहते हैं तब तक इनका रेशियो कांस्टेंट रहता है, और जैसे ही हम मर जाते हैं ना, रेडियो एक्टिव डीके शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से इसका रेशियो ऊपर नीचे होने लगता है। तो ये रेशियो चेंज होने से हमको पता चलेगा कि भाई ये कार्बन कितना पुराना है एंड व्हाट इज इट्स लाइफ टाइम। This is in short. I'm going to show it to you. How does it happen? Did you get a rough idea of what I'm trying to say? Yes. 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 So one important thing that you need to know is the half-life of these radioactive nuclei. Is the ये सब हमको पता है। अब देखो, कार्बन के ये तीन आइसोटोप्स हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, okay? And carbon dating is very helpful and the most accurate way of finding out age, up to 50,000 years. And you know, carbon is a very essential and part of living organism. सबके अंदर, सारे living organisms में कार्बन पाया जाता है। Organic chemistry उसी के ऊपर है, right? Yes. So you can date a wide variety of objects. Now let us see how is this happening. What is happening? अच्छा, एयर में नहीं है, है? हेलो गाइस, Yes. Yes. हेलो हेलो Yes, sir. गाइस, मेरा आवाज नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है। आ रही है, चलो सर वॉइस ब्रेक हो रहा है ब्रेक हुआ था हाँ। बीच में। बीच में ब्रेक हुआ था, अभी ठीक आ रहा है? अभी ठीक Yes. आ रहा है? हाँ, हाँ okay, अभी आ okay, रहा है okay. अभी आ रहा है हाँ, वेरी गुड बेटे। हमको पता है एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस है 14, which has atomic mass 14, Yes. नंबर 7। अच्छा, तो फ्री न्यूट्रॉन्स भी रहेंगे एयर में, तो ये फ्री न्यूट्रॉन जब नाइट्रोजन को बॉम्बार्ड करता है, मुझे क्या मिलता है? मुझे, ठीक है, कॉस्मिक रेस। कॉस्मिक रेस, Cosmic ray. Yes. वो कहाँ से मिलते हैं? सूरज मामा, ठीक है? Vacuum. तो ये सूरज से कॉस्मिक रेज जो निकलती हैं, उसके अंदर से न्यूट्रॉन, उस पे न्यूट्रॉन्स होते हैं। These neutrons they bombard with the nitrogen 14 nucleus and produce carbon isotope. ठीक है बेटा, रिपीट करो। हाँ एक ही मिनट। Now see this. Okay, so what is happening is this neutrons from the cosmic rays, they are bombarding the nitrogen which is present in the air, and what is being produced? Carbon 14, उसका isotope। इसका क्या बोलते हैं, ट्रांसम्यूटेशन होकर के नाइट्रोजन से कार्बन बन रहा है। ओके सर वो 13 और 12 ही बन रहे हैं। 13 और 12 दो अलग, 12 तो नेचुरल वाला है ना कार्बन, 13 जो है वो इसके बॉम्बार्डमेंट से बना है N14 से, ठीक है? तो ये जो रेडियो एक्टिव रिएक्शन हो रहा है उसका जो कार्बन है वो 1% है, और बाकी का जो कार्बन परसेंट है दैट इज द अपना नॉर्मल कार्बन, बट दिस 1% आल्सो एंटर्स द लाइफ साइकिल। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज मेड अप ऑफ C12 आल्सो एंड C13 आल्सो। अंडरस्टैंडिंग गाइस? सो वी आर क्या बोलते हैं, एक्सपोज्ड टू CO2। नाउ दिस CO2 कैन बी C3 वाला, C13 वाला आल्सो, C12 वाला आल्सो, C14. so what happens? Plants will take in carbon dioxide, animal eat plants, so living organisms have the same ratio of C12 to C14 which is found in the atmosphere. Atmosphere में जो C12 और C14 का रेशियो होता है वो सेम रेशियो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है। क्यों? बिकॉज प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड, वी टेक इन प्लांट्स। ओके, सो ये जो C12 टू C14 का रेशियो है ये अपने अंदर और प्लांट्स के अंदर सेम रहता है। यहाँ तक क्लियर है? Yes. 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 फाइन। तो लाइफ लॉन्ग जब तक आपकी सांसें चल रही हैं ये रेशियो कांस्टेंट रहता है, ठीक है?
बट जब आप मर जाते हैं, ठीक है, ये C12 और C14 इट इज लॉक इन द प्लेस, सो नया कार्बन 14 नहीं आ रहा है अंदर, ओके। तो क्या होता है फिर उसका शुरू हो जाएगा, जो बॉडी में कार्बन 40 प्रेजेंट है वो बीटा एमिशन शुरू करके नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा, नाइट्रोजन 14 अगेन, ठीक है। सो व्हाट हैपेंस इज, जो मरे हुए पौधे, मरे हुए जानवर और मरे हुए हम, जब हम ग्राउंड में जाते हैं, हमारे बॉडी से कार्बन क्या होने लगता है, डीके होने लगता है एंड स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग नाइट्रोजन। पता ना मैन्योर से, मैंने बोलते हैं मैन्योर इज अ गुड सोर्स ऑफ अमोनिया एंड नाइट्रोजन, Yes. Yes. इसमें से नाइट्रोजन निकलता है। नाउ दिस C14 to N14, इसका हाफ लाइफ इज 5730 years. Is it a small lifetime? No. No. Huge, ठीक है। तो Yes. अभी हम लोग को, हमने फॉर्मूलाज पढ़े ना बेटा, Yes. T is equals to 2.303 upon lambda into log of A0 upon A या फिर N0 upon N. N0 upon N. So N0 is the starting concentration and N is the concentration which is left at time T. तो उस हिसाब से हम पता कर सकते हैं उसकी कितनी एज है। Yes. Yes. Yeah, this is what is carbon dating, simple as that. Okay. Okay, तो कोई भी आर्टिफैक्ट किसी लकड़ी से बना हो या किसी से बना हो तो उसकी एज हम लोग इस तरीके से ढूंढ सकते हैं, by finding the ratio of C14 to C12 in that particular list. Okay. Now ये ड्यूरेबल कब तक है? For duration of 10 half lives or so. So you need to understand this concept. Half life is 5730. तो जब ये टाइम क्या बोलते हैं, when we are reaching this time, आगे और हाफ लाइफ होगा, right? Yes. Yes. तो उसका आधा होगा, फिर उसका आधा होगा, फिर उसका आधा होगा, ऐसे करते 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 वो पूरा डिमिनिश हो जाएगा, Yes. Yes. है ना? Yes. There is going to be a time when there is zero time left because everything has been क्या बोलते हैं, degraded, right? Yes. Yes. So there are many other radioactive elements. Okay, जहाँ पे we have a much higher half lifetime and we can use them to find out the क्या बोलते हैं, age of other objects. Now there are elements, radioactive elements, which allow us to date objects up to 5,000 years, 50,000 years. Sorry. Uranium, कार्बन डेटिंग, यूरेनियम डेटिंग अपने को पोर्शन में नहीं है, दिस इज जस्ट सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। जैसे हम लोग वुड वगैरह और लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल करते हैं बिकॉज अपने लाइफ साइकिल में अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन प्रेजेंट होता है। यहाँ पे फॉर द डेटिंग ऑफ रॉक्स, टू फाइंड आउट द एज ऑफ द रॉक्स, वो जो जियोलॉजिस्ट आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो लोग क्या करते हैं, वो लोग इस पत्थरों की उम्र ढूंढते हैं, तो वो लोग यूरेनियम डेटिंग करके यूज करते हैं। यूरेनियम हैज अ half life of 4.5 billion years. Are you imagining 4.5 billion is 1 billion is 10 lakh, so 4.5 into 10 lakh years. Ooh. Yes. Yes. Right, so you can find out the age of these rocks कि ये कितने पुराने हैं। आ जाओ, ठीक है। Uranium undergoes a decay series to produce lead, which is stable. So you will measure the ratio of uranium to lead. समझ रहे हो? हम लोग ने क्या वहां पे किया था, C14 और N14 का रेशियो लिया था ना, सॉरी C12 to C14 का रेशियो लिया था, यहाँ पे हम लोग यूरेनियम और लेड का रेशियो लेते हैं। Now is this reliable? What if levels are altered? Okay, these were questions which I was asking you. I was expecting answers, but nobody answered. So, what do you think? How is this accurate? Okay, we cannot say that this is perfect, but it is very much near to that, right? बोलेंगे ना कि it is Yes. approximate 2000 years old.
इट इज अप्रोक्सीमेट 5000 years old, ऐसा, ठीक है? So for rocks and all, we are using uranium dating and lead dating. ये देखो 3.62 million years old का हम लोग एज निकाल सकते हैं, and lead dating से 3.56 million years old rocks हम लोग पहचान सकते हैं. ये देखो, अब यूरेनियम डेटिंग यूज किया तो इस रॉक का उम्र आया 3.62 और लेड डेटिंग किया तो इस रॉक का उम्र आया 3.56. सो इन दोनों के बीच का ही कोई एज होगा, राइट? Yes. Yes. वी कैन गेस व्हिच इज ओके है, क्योंकि हम लोग को एग्जैक्ट एज जानना नहीं है, हमको अप्रोक्सीमेट टाइम जानना है, राइट? सी बिकॉज Yes. अगर देखा जाएंगे, so this same thing is used to determine the approximate age of the earth. कितना अर्थ है, कितना एज है अपना अर्थ का? एनीबॉडी? 4.6 billion. 4.6 billion years. 4 point 4.6 billion years. 6 billion Yes. years. बस इतना ही है. Yes. ओके ओके, और 500 billion years बाकी. एक ही मिनट. Just give me a second. Funds will be available. So ये this was one of the other applications your radioactivity. और क्या था? रेडियोएक्टिविटी, ये जो टेक्नोलॉजी है, these electromagnetic waves and all, they are used in preserving food. ठीक है? This is what I'm talking about radiation. This is what I'm talking about waves. ठीक है? So these waves have different uses as per their frequency and all. अभी radio waves, they enable us to connect with each other, right? Microwaves, they help us to cook our food and all. Yes. Right? Visible light illuminates the nature and we can see things and grow food also. Ultraviolet radiations, they give us sun tans, which is, and it decays the bone also, which is not good. X-rays enable us to see and scan objects आर-पार, ठीक है? And UV rays are used to sterilize medical equipment. So gamma rays and this irradiation, how can they be used? तो अभी आलू, ये बेटा आलू पता सब लोग को? Yes. 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 बटेका. तो बेटा ये बटेका में क्या होता है ना, इसको ज्यादा दिन तक स्टोर किया तो इसमें स्प्राउट्स निकलने लगते हैं, फिर ये खराब हो जाता है, Yes. राइट? तो अभी कैसा होता है with limited exposure to gamma rays, क्या they can be helped, they can be prevented from growing these sprouts for a longer time. Okay, maintaining their freshness and all, and destroying harmful bacteria in the food and all. तो ये रेडिएशंस हम लोग फूड पे जब कैंड फूड के ऊपर डालते हैं तो हार्मफुल बैक्टीरिया वगैरह उसके अंदर मर जाता है, वायरस वगैरह. फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में भी इंसेक्ट्स वगैरह ना लगे, इसीलिए gamma rays are irradiated on these crops and these fruits. ठीक है? See, beams of these rays are passed so that they can be preserved for a longer duration of time. ये अच्छा भी है, बुरा भी है, you know what I mean, right? Yes. Okay, they maintain their flavors and all.
अब इस पे जो केमिकल छिड़कते हैं उसको भी खत्म करता है, बैक्टीरिया वगैरह कॉम्बैक्ट करता है, उसको बढ़ने नहीं देता है, ठीक है। फूड रिमेन्स प्रोटेक्टेड बिकॉज उसको पैकेज करके तब दोज रेज आर पास्ड थ्रू इट। So what is food irradiation actually helping? This is helping in chemical free and heat free preservation. अभी जनरली प्रिजर्व करने के लिए हम लोग केमिकल्स वगैरह ऐड करते हैं खाने में, ये रेडियो टेक्नोलॉजी यूज करके देयर इज नो नीड ऑफ एनी केमिकल, देयर इज नो नीड ऑफ एनी हीट, बस ये रेस पास करो और काम हो गया, ठीक है। सर It रेस maintains हार्मफुल नहीं रहता है? fresh food, डेफिनेटली टू सम एक्सटेंट रहेगा, बट इसका बहुत ही कंट्रोल्ड एक्सपोजर करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि पानी का पाइप लेके खड़े होकर उसके ऊपर डालते जा रहे फॉर अ वेरी स्मॉल ड्यूरेशन ऑफ टाइम, इट इज जस्ट पास थ्रू इट, ऐसा। फूड डिजीजेस वगैरह कैन बी आर कंट्रोल्ड थ्रू फूड इरिडिएशन, ओके। समझा? Yes. Yes. अच्छा। Now तो रेडियो ट्रेसर्स भी एक एप्लीकेशन होता है, ये सब आपके बुक सिर्फ एक लाइन में दिया हुआ है। आई एम जस्ट शोइंग यू वीडियोस दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। सो रेडियो ट्रेसर्स इज वन मोर एप्लीकेशन, रेडियो ट्रेसर्स। व्हाट आर रेडियो ट्रेसर्स, एनी आइडिया? आपको पता है आपके बॉडी में रेडियो ट्रेसर्स कर सकते हैं ताकि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है वो पता कर सकें? नहीं समझा। Yes. किसमें? मेडिसिनल फील्ड, ये देखो, they are used as imaging agents where the gamma camera is used to procure images of the human body, ठीक है। तो इसमें कैसा है, बिना काट पिट करे अपने इंटरनल बॉडी का इमेजेस हम लोग बना सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस रेडियो ट्रेसिंग, एकदम एक्यूरेटली, और पता चलेगा कि कहाँ पे कौन से हिस्से में दिक्कत है, ठीक है। ये एमआरआई वगैरह आपको पता है ना? Yes. Yes. अच्छा, now radio tracers are using low concentration to avoid radiation poisoning. अगर ये भर भर के यूज किया तो क्या होगा बड़ा? Radiation ज्यादा हो जाएगा। आदमी खत्म हो जाए। और अपना डीएनए ऑल्टर हो जाएगा और हम मर Yes. जाएंगे। So radio tracers are introduced in the body through swallow, या तो मेडिसिन के थ्रू। आप पता है बहुत सारे एक्सीडेंट से पहले आपको बोलती है दवा पियो, दवा पीना जरूरी है। वापस आपने कभी ऐसा किया है? आवाज ब्रेक हो रहा है। आपको ना, आपको क्या बोलते हैं, बिफोर डूइंग रेडियो इमेजिंग और कोई पर्टिकुलर रिपोर्ट के पहले आपको एक ग्लास भर के दवा दे देंगे कि ये दवा Yes, पियो, दवा yes. पीना जरूरी है। तो वो हाँ, दवा yes. के अंदर वो रेडियो ट्रेसेस डालते हैं जो बॉडी के अंदर जाता है। So they can be given either through swallowing or injection or inhalation. तो ये जो रेडियो ट्रेसेस होते हैं, they are put inside the body either by directly eating through medicine or by injecting or by inhalation, 3 ways in very limited quantities. Match. So radio tracers, they are spread throughout the body, ठीक है, in limited quantities. ये ऐसे बॉडी में स्प्रेड हो जाते हैं। What are they? They are radioactive atoms. Controlled way में they are sent inside a human body, ठीक है। Then they are transported throughout the body via blood cells, ताकि आपका बॉडी का इमेजिंग प्रॉपरली हो सके। ये पता ना हार्ट था ना? अभी देखो ये पेशेंट है, ये पेशेंट के अंदर रेडियो एक्टिव ट्रेसर डाल दिया हमने, आइदर बाय मेडिसिन और बाय इंजेक्शन और बाय इनहेलेशन, ओके। अब ऊपर जो है वो मशीन है जो इसके बॉडी का इमेज लेने वाला है। So gamma rays are being क्या बोलते हैं, eliminated or are being produced from the human body now in a controlled manner, okay. Now these gamma rays are detected by the gamma camera are detected by the gamma camera, ठीक है। वो ऊपर दिख रहा है gamma camera,
Yes. Okay, location of radionuclide is displayed in the monitor. अपने बॉडी का जो पार्ट के अंदर हम लोग मशीन मूव कर रहे हैं उसका इंटरनल इमेज स्क्रीन पे दिखेगा, ठीक है। इस कैमरे के 3 कंपोनेंट्स हैं, एक तो कंप्यूटर ऑफ कोर्स इमेज प्ले करने के लिए, one is collimator, other is scintillator, then you have photomultiplier tubes which are converting this radio into digital waves to the computer. इसका वर्किंग आपको नहीं करना, इतना भी नहीं करना, just for some extra information. Collimator क्या करता है देखो, so this collimator, they are parallel lead tubes, hexagonal tubes. इनकमिंग गामा रेस जो होता है वो स्किंटिलेटर के ऊपर डाल करके उसको ये करता है, ट्रेस करता है। नॉन पैरेलल रेस रीच स्किंटिलेटर, ओरिजिन ऑफ डिटेक्टेड रेस अननोन, ठीक है। कॉलिमेटर से इनकमिंग रेस जाता है स्किंटिलेटर के पास। So we need only parallel rays, we do not read non-parallel rays, ठीक है। क्यों हम लोग को non-parallel rays नहीं चाहिए, सिर्फ parallel rays चाहिए? सर कॉलीमेटर नहीं समझा। नहीं, वो आपको समझना भी नहीं बेटा, वो मशीन का पार्ट है, फॉरगेट अबाउट दैट। कॉलिमेटर का काम यहाँ पे आ रहा है। कॉलिमेटर क्या करता है, नॉन पैरेलल रेस को ना एब्जॉर्ब कर लेता है, सिर्फ पैरेलल रेस को स्किंटिलेटर तक जाने देता है इमेज बनाने के लिए। पैरेलल रेस क्योंकि पैरेलल रेस से परफेक्ट इमेज आएगा, और ये जो ये है ना नॉन पैरेलल रेस, उससे एक ब्लर्ड या फिर डिमिनिश्ड इमेज आएगा जो अपने को नहीं चाहिए। तो ये नॉन पैरेलल रेस जो ओरिजिनेट हो रहे हैं ना बॉडी में से, उसको कॉलिमेटर का जो लेड वॉल्स है वो एब्जॉर्ब कर लेता है और सिर्फ पैरेलल रेस को पास होने देता है। ओके, ये हो गया स्किंटिलेटर। अभी ये हो गया कॉलिमेटर। स्किंटिलेटर क्या करता है, इट इज जिंक सल्फाइड, जैसे उसके ऊपर वो रेज आएंगे वो इल्यूमिनेट होगा और इमेजेस बनाना शुरू करेगा। इनकमिंग गामा फोटोन, ठीक है, आउटसाइड विजिबल पैटर्न। This gamma energy is absorbed and energy is re-emitted as visible photons. वो जो gamma rays आया उसको हम लोग visible photons में convert करके आगे देंगे ताकि image बन सके। I'll send you the links to these videos, एक बार देख लेना अपने free time में, अच्छा रहेगा। फोटो मल्टीप्लायर क्या करता है, फोटो मल्टीप्लायर उनको डिटेक्ट करता है रेस को और अकॉर्डिंगली इमेज बनाता है। इस तरीके से देखो, बड़ा प्यारा है ये। This is all the technicality which है, you do not have to get into the technicality. Definitely if you become an electronics engineer you'll be getting into this. कंप्यूटर का तो सीधा साधा काम है भाई, डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करके डिस्प्ले करने का, प्रोसेस इंफॉर्मेशन करने का। एक बहुत सिंपल तरीके में भी ये डिस्प्ले करने वाला है, वो देखो, इमेज डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर। ओके, तो व्हाट एग्जैक्टली इज गामा। कॉलिमेटर क्या कर रहा है, स्किंटिलेटर क्या कर रहा है, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर क्या कर रहा है। कॉलिमेटर इज डिफाइनिंग गामा लोकेशन, गामा को विजिबल स्किंटिलेटर बना रहा है, विजिबल को इलेक्ट्रॉनिक ये कर रहा है, एंड प्रोसेसिंग सिग्नल कंप्यूटर कर रहा है। सिंपल, दिस इज ऑफ द गामा। ये करके हम लोग को अंदर बॉडी पार्ट से ट्रेसेस हेल्प कर सकते हैं। व्हाट आर द एडवांटेजेस, images of the heart, lungs and surrounding tissues and organs, ये इसके एडवांटेजेस हैं। बहुत डिटेल्ड ये हो सकता है। स्पेसिफिक एरियाज ऑफ द ब्रेन आर एग्जामिन्ड यूजिंग गामा कैमरा टू प्रिपेयर फॉर ऑपरेशंस। ये देखा होगा ना पिक्चर मूवीज में, कभी ऑपरेशंस वगैरह के लिए यूज होते हैं। फॉरगेट अबाउट मूवीज, यू कैन वॉच इट ऑन डिस्कवरी आल्सो, डिस्कवरी में लाइव दिखाते हैं ये सब। हेलो, आई एम कनेक्टेड गाइस? Yes. डिस्कवरी में आप लोग ने ट्रॉमा देखा है? आई डोंट नो, मैं छोटा था तभी आता था वो प्रोग्राम करके, ट्रॉमा, लाइफ इन ट्रॉमा। तो वहां पे सब ऐसे सब ऑपरेशंस वगैरह दिखाते थे। ऑन्कोलॉजी, द गामा कैमरा इज एन इफेक्टिव मेथड टू डिटेक्ट ट्यूमर्स। ऑन्कोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ट्यूमर्स, राइट? तो ट्यूमर्स को डिटेक्ट करने के लिए भी काम आता है ये। Yes. अदर यूज स्कैन्स आर मोर रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव, ज्यादा महंगा नहीं होता है नॉन, and it takes very less time consuming, फटाक से हो जाता तुरंत। ये अंदर गया आदमी, बाहर निकला, तुरंत सीटी स्कैन हो गया, ठीक है। Yes. सीटी स्कैन, नॉर्मल सीटी स्कैन से गामा स्कैन इज मच चीपर एंड क्विकर, ठीक है। Yes. Yes. ये मशीन देखा है, सीटी स्कैन का मशीन देखा, कभी कराया किसी ने? मैंने कराया। No. No. Yes. No. Oh.
अच्छा, रिस्क क्या होता है बेटा? एनीबॉडी? एलर्जी ड्यू टू रेडियो एक्टिव ट्रेसेस बहुत कम होता है. स्मॉल चांस ऑफ accumulate, my god, just look at the risk. Small chance of accumulating cancer, this risk is the highest risk, right? Why are we saying कि कैंसर का रिस्क होता है इसमें? गामा एग्जैक्टली, गामा Gamma रेडिएशंस है ना अपने बॉडी में, Yes. इसलिए यस कोई प्रॉब्लम है वो एक क्या, वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. इंजेक्शन में कॉज साइट पेन एंड रेडनेस वो सब. ठीक है. लिमिटेशंस ऑफ गामा कैमरा. Gamma scan take up time, can take up days for one scan. Resolution of gamma scan is lower than the CT scan. Resolution कम रहता है थोड़ा. ठीक है? नहीं ठीक है. न्यूक्लियर रिएक्टर हो गया, रेडियो कार्बन डेटिंग हो गया, रेडियो ट्रांसमीटर इन फूड हो गया. फूड हो गया, ये ठीक है, बट what was I thinking? Just give me a second. In the meanwhile, I'll give you a numerical. I want you to solve that numerical. रेडियो ट्रेसर, मेडिसिनल यूज ऑफ रेडियोएक्टिविटी, ये है ना अपना मेडिसिनल यूज ऑफ रेडियोएक्टिविटी. एक मिनट. और लास्ट एप्लीकेशन एक देख लेते हैं हम लोग. यूजेस ऑफ रेडिएशन इन मेडिसिन. ठीक है, इट्स मोर और लेस द सेम जो हमने अभी देखा था. So now these ionizing radiations, ये जो अल्फा बीटा गामा एक्सरेज होता है, they can damage our cells also, right? So they have to be very limited exposure. What is the major problem? It can mutate our DNA and cause cancer. Okay. So large doses of radiation बहुत प्रॉब्लम होती है. रेडिएशन सिकनेस, वॉमिटिंग, टायर्डनेस, हेयर लॉस. रिमेंबर कैंसर पेशेंट्स को कैसे दिखाया जाता है मूवीज में? यस वो लोग को वॉमिटिंग होती है, टायर्डनेस, पूरा चेहरा उतर जाता है, हेयर लॉस होता है उनको. तो कीमोथेरेपी पता है? कीमोथेरेपी, यस कीमोथेरेपी. वो कीमोथेरेपी में ही दिस हैपेंस कि क्या बोलते हैं, when these radiations are put to the body, ना, the hair loss happens and all, weakness आता है and all, वो प्रॉब्लम. कैंसर को ट्रीट करने के लिए वो करते हैं, बट लेकिन उसका साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा होता है. But doctors can use certain controlled radiations to destroy these cancerous cells also. Okay? So one radiation which can cause cancer, the same radiation can treat cancer also, which is called as radiotherapy. Okay? Radiation can be done two ways, externally or internally. Now external sources में gamma rays उसको directly डाल देने का बॉडी में. ठीक है, only the cancer site gets the highest dose. ऐसे उसको ये करेंगे.
Now radioactive source inside the body अगर place करेंगे, so inside the cancerous cell डालने का या फिर उसके बाजू में डालने का radioactive source, ठीक है? This generally uses beta radiations which are more damaging and they cannot pass through far the body. तो सिर्फ उतने एरिया को ही वो खत्म करेगा. But again, when we talk about side effects, healthy cells भी इसमें destroy हो जाते हैं. Okay? So cancer therapy में generally इसलिए उल्टियाँ ज़्यादा होती हैं because of these radiations. Okay? Medical tracers हमने अब भी just देखे what the applications of medical tracers, right guys? Yes. Yes. ठीक है? So the same thing, injecting or swallowing, track the movement of isotopes around the body and understand what is happening. So check if organs are working properly and all. Okay guys? क्या application सबको समझ में आ गया? Yes. 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 Okay. So now everybody is listening to me, na? Keep listening. Giving you a question, write it down. How many alpha and beta particles are emitted in the following? Right? Rangers, did you write the list? Guys, Yes. Yes, sir. are you guys dead? No. Yes. Oh, Then why are you not replying? आवाज ही Break नहीं or Oh, what nonsense. समझ नहीं रहता. नहीं समझता. Sir, screen is black. Screen is black because I'm sharing a numerical. Hold on. तुम लोग लिखो ना, Blank at दिख रहा है. least question तो लिखो. How many alpha and beta particles are eliminated in the following reaction? Neptunium 23793 is giving me bismuth 20983. है. हाँ. Repeat. Neptunium NP ऊपर लिखो 237, नीचे लिखो 93. Mass is 237, atomic number is 93. फिर arrow बना के लिखो, it is giving me bismuth 20983. सर एनपी का सर बिस्मत के बाद बिस्मथ का 20983. और एनपी का NP का है 23793. Is following this? This is the sum. How many alpha and beta particles are emitted in the following? Neptunium 23793 is giving me bismuth 20983. Solve करें. समझ रहे हैं कैसे करना है?
देयर इज अ ट्रांसम्यूटेशन गिवन टू यू, नेप्टूनियम से बिस्मथ बन रहा है, आपको जानना है इसमें से कितना अल्फा और कितना बीटा निकला है। आई विल आस्क एनीवन टू एक्सप्लेन इट टू मी। डन? Am I connected? Yes. So you have you are you done? दो है। शारन हो गया बेटा? No, sir. अच्छा, let me know once done. सुमित जी हाय, गुड मॉर्निंग। हमारी कल रात को बात हुई थी ना वो ग्रोवर सन्स के बारे में, तो उसका guys done? Yes. Yes. अच्छा, Done, sir. नाउ सी कौन बताए, कौन एक्सप्लेन करेगा इसको? सर इसके अंदर अल्फा और बीटा पार्टिकल एमिट हुआ, 7 अल्फा पार्टिकल और 4 बीटा पार्टिकल एमिट हुआ। सर अल्फा पार्टिकल नेप्टोनियम में 237 है और बिस्मिथ में 209 है, तो करेक्ट, टोटल 28 डिक्रीज हुआ है। वेरी 28 गुड। डिक्रीज टोटल डिक्रीज इन मास इज 28। कैसे पता 28. किया? 237 माइनस माइनस किया। -209. 209। अच्छा, हाँ। टोटल मास डिक्रीज इज हाउ मच? 28। 28। अच्छा, एक अल्फा निकलता है तो मास कितने से डिक्रीज होता है? 4. 4 4 से। से डिक्रीज होगा, तो 28 डिक्रीज हुआ है, तो 28 7 डिवाइड बाय 4 अल्फा। विल गिव मी 7 7 7 देगा। 4 2 हीलियम वेरी गुड। निकले। सो इसमें से 7 नहीं, रुको, इसमें से 7 अल्फा पार्टिकल्स निकला है। अब Yes. अगर 7 अल्फा पार्टिकल्स निकला है तो एटॉमिक नंबर कितने से कम होना चाहिए? 14 से 14 कम आएगा होगा, इधर। राइट? और सिर्फ इधर 10 कम हो रहा है। सुने सुने सुने, 14 से कम होना चाहिए, राइट? बट यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा? 93 माइनस 83, सिर्फ 10 से 10 कम हो रहा है। तो तो 14 4 से बीटा अगर आएगा। कम हो रहा है 4 और यहाँ ऐड पे करना है। डिफरेंस बीटा। 10 का दिख रहा है, मतलब 4 से इंक्रीज क्यों हुआ है? बिकॉज 4 बीटा निकला है। एक बीटा Yes. निकलने से इंक्रीज कितने से होता है? 1 से होता है। और बीटा Yes. इंक्रीज बीटा निकलने से मास पे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए 7 अल्फा एंड 4 बीटा 4 पार्टिकल्स। बीटा। Has everybody understood this? यस। गौरव समझ में आया बेटा? Yes. पक्का? गिरीश, प्रचेत, अजिंक्य, यश, निकिता, पीयूष, Yes. तेजस, आदित्य, Yes, sir. Yes, sir. everybody understood the concept behind solving these numericals? यस। Yes. Yes. अच्छा, अच्छा, तो ऐसे न्यूमेरिकल्स कर लोगे आप लोग फिर? ये बोलो, यस। Yes. करोगे ना? Yes. ये देखो,
estimate the energy release in the fusion reaction. एक fusion reaction हो रहा है जिसमें hydrogen and helium are combining to give me helium and one proton is released. Atom is released. Atomic masses दे रखे हैं, इनका mass defect use करना है, उसको 931 से multiply कर देना है. Mass defect कैसे होगा? Mass of product minus mass of reactant minus mass of product. नहीं? Guys, Yes. हाँ कुछ तो बोलो, ठीक है? देखो ये फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है, हाइड्रोजन एंड हीलियम कंबाइनिंग टू गिव मी हीलियम 4 which is being released. इन सबके masses दे रखे हैं. What is the mass defect in this reaction? इन दोनों का mass minus इन दोनों का mass, है ना? Yes. तो ये निकल जाएगा मास डिफेक्ट. मास डिफेक्ट निकल जाएगा, उसके बाद में किससे मल्टीप्लाई होगा? 31.4 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स. Much energy will be released, right? Yes. Yes. Your homework is going to be solve the unsolved numericals from the textbook. Textbook के जितने भी unsolved numericals हैं, वो सब solve करना है. उनमें आपको doubts आएंगी, उसके जो भी doubts आएंगे पूछेंगे यहाँ पे and we will be solving that. Okay, so Yes. overall we have covered up this chapter. इस chapter में क्या है कैसा है वो सब cover कर लिया आपने, ठीक है guys? Yes. 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 Okay, fine, ठीक है. पढ़ाई करो, doubts पूछते रहो and 12वीं की तैयारी शुरू कर दो. Bye bye. Nice.